हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? तो चार्ट कैसा? अच्छा, स्टार्ट करिए। ओके, नहीं चार्ट भी बनाया, कई बच्चों ने चार्ट भी बनाया है। जो मैंने देखा, एक मैंने वीडियो बनाया था, शायद आप लोगों ने देखा होगा। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स उस पर वर्क स्टार्ट कर चुके हैं, ये मुझे बहुत सही लगा। ठीक है, कोटा पल्स पर है कि 2023 की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए आफ्टर दिवाली। तो इससे बच्चों ने बहुत अच्छा वर्क करना शुरू भी कर दिया है। चले बेटा, तो लास्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे, और पिछले क्लास को अगर थोड़ा सा रिवाइज करें तो कुछ बहुत प्यारे बेहतरीन चीज़ें आपके सामने कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आए थे। फॉर एग्जाम्पल, ध्यान सुनना बेटा, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने ये नाइट्रोजन, ध्यान से सुनना, पूरी क्लास जवाब देने के लिए तैयार है, और दूसरा मैंने ले लिया आपके सामने ये बेटा, ये NH है। हाँ, तो मेरे क्वेश्चन का जवाब दीजिए, यहां का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3। बेहतरीन जवाब दे रहे हो। तो क्या ये लोन पेयर लोकलाइज है कि डीलोकलाइज है? लोकलाइज। लेकिन यहां का डीलोकलाइज, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2। ये चीजें हमने ब्रेड्स रूल के थ्रू समझाई थी आपको। दूसरा, हमने आपको एक कंसेप्ट दिया था कि अगर CH2+ और यहाँ कोई ग्रुप कौन सा है, -M वाला, अपन बोल सकते हैं पोलर पाई बॉन्ड भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? पोलर पाई बॉन्ड। अरे वो भी तो ना -M, पोलर पाई बॉन्ड। तो हाईली अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल, कैसी चर्चा करी थी? यानी CH2+ के बाजू में -M हो, या बोल सकते हैं कि -M ग्रुप के बगल में क्या हो बेटा, बोलो, पॉजिटिव चार्ज हो। CH2+ के बाजू में क्या हो? -M हो, तो क्या होगा? हाईली अनस्टेबल। इज इट क्लियर? ये चीजें आपको याद रखनी हैं। यहाँ तो कोई डाउट कि चलिए साहब, आइए इसके आगे की चर्चा करते हैं। तो कितने क्वेश्चन अपन कर लिए थे नंबर के हिसाब से? 12। और लास्ट क्वेश्चन कौन सा था? वंस अगेन। ठीक है बेटा, आइए 13 क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन देखे बेटा, यहां पर देखिएगा तो ये निगेटिव चार्ज है क्लोरीन के बाजू में एंड फ्लोरीन के बाजू में। क्या कहीं कुछ कुछ नजर आता है? आहा, क्या बात है! क्या यहां पर ये नजर आए क्या? बैक एंड डी ऑर्बिटल। कौन सा रे? 3D ऑर्बिटल। क्या तुम्हें समझ में आ रहा है? क्या यहाँ कुछ कुछ हो रहा है? बैक बॉन्डिंग। क्या रे? बैक बॉन्ड। यानी कैसे? ये कौन सा रेजोनेंस हो गया? डी ऑर्बिटल रेजोनेंस। क्या हो गया बेटा? डी ऑर्बिटल रेजोनेंस। दिस इज द डी ऑर्बिटल रेजोनेंस। तो लेकिन यहाँ भाई, क्या इसके जीवन में बैक बॉन्डिंग का सुख है कि तो फ्लोरीन का कौन सा इफेक्ट लगेगा? -I। अरे बोलो, यहाँ बीबी नो बैक बॉन्डिंग, तो क्या स्टेबिलिटी होगी कि नहीं होगी बेटा? ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो गया। नेक्स्ट समझने का प्रयास करना। अच्छा सुनना, क्या यहाँ फिर कुछ नजर आया कि नहीं नजर आया बेटा? क्या है यहाँ पे बेटा? क्या इसके पास बैक बॉन्डिंग है ना? डी ऑर्बिटल रेजोनेंस। यहाँ क्या बेटा? दिस इज द रेजोनेंस, बोलो है ना? और यहाँ पे भी क्या है? रेजोनेंस। लेकिन क्या बैक बॉन्डिंग वाला ज्यादा स्टेबलाइज करेगा कि नहीं करेगा? बेहतरीन जवाब, जे होगा और फिर ये होगा। इसके 2RS और इसके 5RS। अगले क्वेश्चन का जवाब दो। बेहतरीन जवाब, बेहतरीन जवाब। ध्यान सुना, अगर आप बनाओगे तो देखो, ये है F, ये है F, और ये क्या है? F। यहाँ वेरी गुड, यहाँ है Cl, यहाँ है Cl, और यहाँ पे है Cl। यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे भी क्या है? पॉजिटिव। यहाँ भी देखो क्या है? लोन पेयर। और यहाँ पे भी क्या है? लोन पेयर। बैक बॉन्डिंग तो दोनों में दिख रही कि नहीं दिख रही बेटा? बट यहाँ की ओवरलैपिंग कैसी है बेटा? 2p2p। और यहाँ की समझ में आया कि नहीं आया?
विच इज मोर, बोलो फ्लोरीन वाला। कौन होगा? फ्लोरीन वाला। यानी यहां पर इसका ध्यान सुना, यहां पर इसका एम इफेक्ट जो है या रेजोनेंस इफेक्ट जो है बहुत ही ज्यादा डोमिनेंट में होगा। अरे है ना, उसकी तुलना में, उसकी तुलना में। क्या यहाँ पे क्या हो रहा है? इफेक्टिव ओवरलैपिंग हो रही कि नहीं हो रही है? बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही बेटा? बात बताओ। चलो साहब अगला ध्यान सुनना। क्या तुम्हें कुछ कुछ नजर आता है? क्या तुमको? यस यस यस। क्या वजह? यहाँ पे क्या है? बैक बॉन्डिंग। क्या रे? बैक बॉन्डिंग। बेहतरीन जवाब, बेहतरीन जवाब। क्या यहाँ पर भी क्या है? बैक बॉन्ड। अच्छा, बैक बॉन्डिंग से स्टेबिलिटी क्यों बढ़ती है? घर भर जाता है। क्या है? घर भर जाता है। बोले तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। इज इट क्लियर? चलो सब ध्यान सुन। लेकिन यहाँ पे हाँ देखो भाई, एक मिनट। बैक बॉन्डिंग आने के लिए आजू बाजू सिस्टम, ये आजू बाजू सिस्टम। तो बेटा इसके जीवन में बैक बॉन्डिंग का सुख है कि आहा आहा? तो बेटा क्या लगेगा? माइनस आई। और यहाँ क्या लगेगा? माइनस आई मैक्सिमम। अरे बोलो। तो बताओ, अगर ये है आपका ए वाला, ये है बी वाला, ये है सी वाला और ये है डी वाला, अब ए और बी दोनों में ही बैक बॉन्डिंग है। कैसे पता चल जाता है? कैसे? हाँ, जो आसानी से लोन पेयर डिलोकलाइज कर ले, जो आसानी से लोन पेयर डिलोकलाइज कर ले। तो क्या हम इसको किससे डिफाइन किया बेटा? बताओ। क्या ईएन से डिफाइन कर दिया? लेसियन वाला लोन पेयर ज्यादा है इसलिए डिलोकलाइज होगा। क्या आंसर क्या हो जाएगा? सबसे आगे बी, ए के बाद सी और फिर क्या होगा? डी। बोलो है ना? अच्छा ये तो सिंपल है, बोलो ना। जितना इधर रेजोनेंस एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस से जवाब दे देंगे कि नहीं दे देंगे? यहाँ 3 बेंजीन रिंग, यहाँ 2 बेंजीन रिंग, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे क्या है? यहाँ 2 आरएस, यहाँ 5 आरएस। यहाँ एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? आंसर आपका ऐसे है, एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस। बना लीजिए, बना लिया? बनाइए, आराम से बनाइए। लिख लिया? चलो जवाब दो, क्या होगा इसका? अच्छा ये क्या हो गया बेटा? ये है ए, ये है बी, ये है सी। बताओ बेटा ये कैसा हो गया आपका? एंटी एरोमेटिक। ये कैसा है आपका? एरोमेटिक। ये भी कैसा है? एरोमेटिक। यानी इतना तो समझ में आ गया कि ए सबसे कम होगा। अब दोनों ही एरोमेटिक है, तो अब कैसे डिसाइड करें? अब सुनो, यहां के पॉजिटिव चार्ज के रहने ना रहने से एरोमेटिसिटी पे कोई डिफरेंस नहीं होगा। मतलब वहां के पॉजिटिव चार्ज को हटा दो तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि एरोमेटिसिटी में केवल कौन इन्वॉल्व हो रहा है? बोलो रे, ये। लेकिन यहां के पॉजिटिव चार्ज को अगर तुमने हटा दिया, उसके रहने ना रहने से दुनिया बदल रही है। उस पॉजिटिव चार्ज के कारण ये क्या है? एरोमेटिक है। यानी कहां पर पॉजिटिव चार्ज की इंपॉर्टेंस ज्यादा है? सी वाले में। यहां पॉजिटिव चार्ज के रहने रहने से कोई फर्क नहीं है। एरोमेटिक था, एरोमेटिक है। तो यानी जहां पर पॉजिटिव चार्ज एरोमेटिसिटी या जहां पे चार्ज एरोमेटिसिटी का पार्ट हो जाता है, वहां उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। दूसरी तरह से आप देख सकते हो, जब इसके आप रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो इसके सारे रेजोनेटिक स्ट्रक्चर आपके एरोमेटिक होंगे। लेकिन जब आप इसका रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो जब यहां पे जाएगा तो डबल बॉन्ड यहां आ गया कि नहीं आ गया? और यहां चार्ज क्या जाएगा? पॉजिटिव। समझ में आ गया? सारे आरएस उसके एरोमेटिक नहीं होंगे। समझ में आ गया? तो आप ऐसे भी देख सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इसमें चार्ज किसका पार्ट है? एरोमेटिसिटी का। तो क्या ये मोर स्टेबल होगा कि नहीं बेटा? दिस इज ए मोर स्टेबल बिकॉज पॉजिटिव चार्ज इज अ पार्ट ऑफ एरोमेटी। बोलो रे सिटी। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा? बताओ। सी। इसे क्या बोलते हैं? ये एसीटेट आयन है, इसे बोलते हैं फिनॉक्साइड आयन, मिथॉक्साइड आयन। अभी आपके सामने दे रखा है, तो इसको एक्सप्लेन करने के पहले मैं कुछ चीजें और डिस्कस करना चाहूंगा आपसे। ये हमारे सामने कार्बोक्सिलेट आयन है। बहुत ध्यान सुनना डियर स्टूडेंट्स, ध्यान सुनो। तो यहां पर देखिए, जब इसका हमने रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, ये इधर और ये इधर, ये इसका रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बना है। और अगर आप इसका आरएच बनाते हो, आरएच, तो क्या बनाओगे बेटा? आरएच जो बनेगा दैट इज आर सी ओ ओ, पार्शियल पार्शियल, निगेटिव निगेटिव। ये बना कि नहीं बना? अब यहां पर आपको क्या नजर आ रहा है? क्या सेम चार्ज ऑन सेम टाइप ऑफ एटम है कि नहीं बेटा?
सेम चार्ज ऑन सेम टाइप ऑफ एटम। बहुत ध्यान समझिएगा, यहां पर है अपन लिख रहे हैं सेम चार्ज ऑन सेम टाइप ऑफ एटम। बहुत ध्यान समझना, सबसे पहले बोलेंगे ये इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। क्या बेटा? इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग। लेकिन केवल इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहना इसके लिए एकदम सही कथन नहीं होगा। इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इसके साथ हम ऐड करने जा रहे हैं विथ क्वालिटी ऑफ रेजोनेंस, विथ क्वालिटी ऑफ रेजोनेंस। सर आपका क्वालिटी ऑफ रेजोनेंस से क्या कहना है? इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो हम समझ गए, लेकिन क्वालिटी ऑफ रेजोनेंस से आपका क्या कहना है उसको एक्सप्लेन करिए। हमने कहा क्वालिटी ऑफ रेजोनेंस का मतलब हो गया कि निगेटिव चार्ज पहले किस पे था? ऑक्सीजन, मोरियन पर, और रेजोनेंस करने के बाद भी किस पे गया? ऑक्सीजन, मोरियन पर। पहले भी मोरियन ऑक्सीजन पे था, बाद भी मोरियन ऑक्सीजन पे था, तो इसे बोलते हैं हम लोग क्वालिटी ऑफ रेजोनेंस। तो हमने इसको नाम दे दिया क्वालिटी वाला इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या बोल दिया? क्वालिटी वाला इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये एक टर्म बना दिया QERS। आप लोगों में से सभी स्टूडेंट्स इसको पहली बार पढ़ रहे हैं। आप सभी ने ERS पढ़ा था, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पढ़ा था, लेकिन QERS आप पहली बार पढ़ रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि ये मैंने नहीं बनाया है। क्योंकि क्या है, ERS पढ़ाते पढ़ाते बच्चों को बताते थे इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, फिर कुछ और चीजें समझाते थे, बच्चा तुरंत समझ जाता था, फिर थोड़े दिन के बाद फिर से क्या होता, उसको दिमाग में रिकॉल करने में दिक्कत होती थी। तो मैंने एक वर्ड जोड़ दिया QERS, ताकि उसके दिमाग में रहे कि ERS ऐसा वाला जिसके पास क्या है, क्वालिटी वाला इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। वो क्या होता है बेटा? दैट इज मोर स्टेबल। क्या होता है बेटा? मोर स्टेबल। क्योंकि बच्चा फिर हमसे क्वेश्चन पूछने लगता है, कह रहा सर, हमका बोलो, कह रहे सर एक बात बताइए, आप इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोल रहे हो ना, तो सर ये जो आपके सामने मैं बना रहा हूं, क्या ये इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है? हमने कहा है, ये भी इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अरे बोलो, क्या सेम चार्ज एंड सेम टाइप ऑफ एटम है कि नहीं बेटा? इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। लेकिन सर तो इसकी भी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होनी चाहिए। मैंने कहा नहीं। यार फिर आपने बोला ना इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है मोर स्टेबल। हमने कहा नहीं बेटा, उसमें क्या होना चाहिए? ध्यान सुना, किस चीज समझना, सबसे पहले उसमें होना चाहिए कंप्लीट ऑक्टेट। यानी इसके साथ क्या होना चाहिए? एक टर्म और है, कंप्लीट ऑक्टेट। तो इसका कंप्लीट ऑक्टेट है क्या कार्बन वाले का? नहीं है ना। तो यानी ये इस कैटेगरी में नहीं आएगा, ये इस कैटेगरी में नहीं आएगा। बच्चा कहता ठीक है, चलो हम आपकी बात मान गए, ये इस कैटेगरी में नहीं आएगा। तो दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। हमने कहा कौन सा लेते हो? कहता CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH2 माइनस, और बोल दिया CH2 माइनस CH डबल बॉन्ड CH2। कह रहा सर इस बार इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी है और ऑक्टेट भी कंप्लीट है। अब बताओ, अब बताओ। मैं कहूंगा बेटा ये भी, बल्कि मैं ये कहूंगा कि बेटा आप शायद गलत कर रहे हो। मैं पूछूंगा बच्चे से, बताओ इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है? बच्चा कहेगा सर ऊपर वाला ज्यादा स्टेबल है। मैं कहूंगा क्यों ज्यादा स्टेबल है? कह आप ही ने तो लिखवाया था इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर मोर स्टेबल। बच्चा गलत नहीं है, बच्चा वही फॉलो कर रहा है जो उसको बताया गया। तो मैंने कहा नहीं बेटा, अभी ये कंप्लीट टर्म नहीं है। कंप्लीट ऑक्टेट के साथ साथ क्वालिटी ऑफ रेजोनेंस भी होना चाहिए। सर क्वालिटी से क्या लेना देना आपका? मैंने कहा क्वालिटी से लेना देना मतलब है कि अगर निगेटिव चार्ज है तो वो मोरियन पर। क्या यहाँ पर निगेटिव चार्ज मोरियन पर है कि नहीं? तो यहाँ स्टेबिलिटी ये है, यहाँ स्टेबिलिटी ये है। बच्चा कहता है मास्टर कंफ्यूज मत करो मेरे को। मैंने कहा इसीलिए तो मैंने तुम्हारे एक वर्ड बना दिया है, क्या? QERS। अब तुम कभी भूलोगे नहीं कि मतलब इक्विवेलेंट। अब QERS अपने आप में अगर एक टर्म में डिफाइन कर दूं तो ये ऐसा होगा कि इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी है जिसमें कंप्लीट ऑक्टेट होगा। हाइड्रोजन का डुप्लेट मानते हैं, वो तो आपको पता ही है। कंप्लीट ऑक्टेट होगा और साथ में क्वालिटी ऑफ रेजोनेंस होगा। तो हमने कहा इसको ERS ना बोल के क्या बोलना ज्यादा सही रहेगा? QERS। क्या समझ में आया कि नहीं आया? तो ये हो गया क्वालिटी वाला इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इज इट क्लियर? चलो साहब, तो ये हो गया आपके सामने QERS। अब दूसरा एग्जांपल इधर देखिए बेटा, हमने ले लिया CH3 COOH, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, या RCOH। अगर आपने वहां R माना है तो यहाँ पे भी R मान लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसका रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो क्या बनेगा बेटा? RCO माइनस
और क्या आएगा, डबल बॉन्ड OH पे यहां पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो क्या यहां डिफरेंट चार्ज, ध्यान सुना, डिफरेंट चार्ज ऑन सेम टाइप ऑफ एटम है, ऑन सेम टाइप ऑफ एटम, डिफरेंट चार्ज ऑन सेम टाइप ऑफ एटम, नेगेटिव एंड पॉजिटिव सेम टाइप ऑफ एटम क्या है, ऑक्सीजन। दूसरा एग्जांपल लिया बेटा, ध्यान सुनना, मैंने ले लिया O-, ये ले लिया। अब जब इसको लिया तो बेटा ध्यान सुनना, ये इधर आएगा और ये इधर, अरे डिफरेंट बताओ, अगर आप रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हो तो क्या बनाओगे, डबल बॉन्ड O, यहां निगेटिव चार्ज, ये बना कि नहीं बना, और अगर ये बना है तो आप देखिए अभी निगेटिव ऑक्सीजन पे था और अब किस पे आ गया, कार्बन। यानी हम बोल सकते हैं कि सेम चार्ज ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ एटम, अरे बोलो, सेम चार्ज ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ एटम, सेम चार्ज ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ एटम, इज इट क्लियर। तो चाहे डिफरेंट चार्ज ऑन सेम टाइप ऑफ एटम हो या सेम चार्ज ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ एटम हो, इनको मैंने नाम दे दिया नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जिसे हम लोग बोलेंगे क्या, NERS। अब आपके सामने दो वर्ड बन के आ गए क्या, QERS और NER। तो अगर हम आपसे बात करेंगे तो याद रखिएगा आपको कि QERS इज मोर स्टेबल देन NERS। QERS इज मोर स्टेबल देन, अब QERS बोल दिया, मैंने कहा बेटा डिफाइन QERS, तो बच्चा क्या कहेगा, सर ऐसा इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिसमें कंप्लीट ऑक्टेट हो और साथ में क्वालिटी ऑफ रेजोनेंस हो। क्या मेरी बात समझ, अब कंप्लीट समझ में आया कि नहीं आया। तो अब इनको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्व किया तो क्या पाया, इधर देखना बेटा, यहां पे अगर हम बात करते हैं तो क्या यहां पर बताओ, यहां कितने QERS बनेंगे बेटा, यहां 2 QERS बनेंगे। कार्बोक्सिलेट आयन में कितना बना, 2 QERS, क्योंकि कितने सेंटर नजर आ रहे हैं, 2 सेंटर। यहां कितने नजर आएंगे बेटा, बोलो, इधर भी जा सकता है और इधर भी आ सकता है, तो क्या 3 QERS हो गए। यहां बेटा बोलो बोलो बोलो, 2 QERS हुआ कि नहीं हुआ। यहां 5 RS है, लेकिन उसमें टाइप कौन से प्रेजेंट हैं, NERS। ये जब से पैदा हुआ लात ही खा रहा है प्लस आई का। मेरी बात समझ में नहीं आ रहा है, तो इससे ज्यादा जे हो जाएगा। सब अरे IIT में आया हुआ क्वेश्चन है, phenoxide ion is having more resonating structure than acetate ion, but acetate ion is more stable than phenoxide ion. Why? Equivalent resonating structure, समझ में आएगी बेटा। क्या मेरी बात क्लियर हो गई बेटे, क्या इसमें क्वालिटी वाला रेजोनेंस नजर आ रहा है, हाँ। तो बेटा मोर रेजोनेंस स्टेबलाइज, जे और क्या हो गया, जे। आंसर आ गया कि नहीं आ गया बेटा, यहाँ तो कोई डाउट की, बना लीजिए। इसको पढ़ते हैं, इसके बाद बैक टू बैक बेहतरीन प्रश्न का बेहतरीन नजराना और भी आने के लिए लालायित है। सबसे पहले इनकी चर्चा करते हैं। अब बेटा तीनों क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है, बहुत ज्यादा बेहतरीन है, थैंक यू। पहले इस क्वेश्चन देखो, इसमें 5 RS है और इसके 2 RS है, कौन ज्यादा स्टेबल होगा। बेहतरीन जवाब, बेहतरीन जवाब, CH3CO- डबल बॉन्ड CH2। क्या नेगेटिव चार्ज ऑन मोर यन पहुंच गया कि नहीं हो गया। तो यहां पर क्या एसोसिएटेड है बेटा, बोलो बोलो। अपन बोल सकते हैं ना ना ना, ना। किसने बोला QERS, तुम्हें इतना समझ में नहीं आता कि इक्विवेलेंट RS नहीं है। यहां पे देखो, यहां पे कार्बन पर निगेटिव है, यहां पे ऑक्सीजन पर निगेटिव है। नहीं, अभी गलती कर कैसे सकते हो, नहीं गलती किया कैसे आपने बारी। बस बस, नहीं गलत बात, गलत बात, देखो बेटा गलत। तो सबसे बेटा गलती नहीं करना, ऐसा इसलिए बोला है कि दोबारा तुम्हें गलती ना कर सको। बच्चा कांप गया, अरे क्या हो रहा है। हाँ तो ध्यान सुनना, आप इसे QRS बोल दो ना, क्वालिटी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोल दो, ई नहीं लगाना है, इक्विवेलेंट नहीं लगाना है, ठीक ना। हाँ तो बोला है कोई बात नहीं, क्वालिटी, आप बात कैसे नहीं, क्वालिटी ऑफ रेजोनेंस है, अरे है ना। तो बेटा इसके कारण इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। क्या हमारी बात समझ में नहीं आया। तो जो बोलो तोल के बोलो, क्या बोलने जा रहे हो,
तुम्हें समझ में नहीं आ रही ERS क्या है, QERS बोल दिया, क्वालिटी आते ही बच्चा दिमाग क्वालिटी ERS, ऐसे थोड़ी बोलते हैं बेटा। और साहब तो क्वालिटी वाला रेजोनेंस है इसमें, तो क्वालिटी रेजोनेंस है क्योंकि नेगेटिव चार्ज ऑन मोर एन एटम। भाई बेहतरीन प्रश्न का बेहतरीन नजराना आपके समक्ष प्रस्तुत होने के लिए लालायित है। आपको लग रहा होगा 2 कौड़ी का, हाँ 2 कौड़ी का नहीं है, प्यारा क्वेश्चन है। अब अगर मैं बात करूं तो यहां हाइपर कॉन्जुगेशन लग रहा है। अगर हाइपर कॉन्जुगेशन लग रहा है तो बताओ सबसे ज्यादा हाइपरलेशन कहां पे होगा? कितने अल्फा एच? 3 अल्फा एच। यहां है 2 अल्फा एच, यहां पे है 1 अल्फा एच, यहां है अल्फा एच, हाँ नो अल्फा एच। तो जितना ज्यादा अल्फा एच आर्थो और पैरा पे होंगे, अरे बोलो क्या सीधे स्टेबिलिटी बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा बेटा? तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा बताओ? क्या आपका जे जे और जे हो गया कि नहीं हो गया? समझना मेरी बात को ध्यान से। लेकिन यहां पे बताओ क्या है? तो चलो आई इफेक्ट। क्यों रे? हाँ तुम्हें पता था पहले से क्या? मुझे मैं कंफ्यूज कर लूंगा, लेकिन तुम तो बहुत अच्छे निकले। अच्छा मेटा पर क्या लगाया आपने कि मेटा पर एच इफेक्ट नहीं लगता, मेटा पे एम इफेक्ट नहीं लगता? क्या आपको पता है? क्या आपको पता है? तो चलो इसे कौन से पे लगा दिया तुमने? प्लस आई, तो इसका प्लस आई और भी ज्यादा, प्लस आई ज्यादा ज्यादा ज्यादा, और प्लस आई ज्यादा है ज्यादा है ज्यादा है ज्यादा है, प्लस आई मैक्सिमम। तो क्या स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये हो गया कि नहीं हो गया? मेरे प्रश्न का जवाब दो। अब मैं क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन, आपको बताना है ट्रू और फॉल्स। इसी क्वेश्चन बनाने जा रहा हूं क्योंकि आजकल स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भी आ रहे हैं। क्वेश्चन ये है, इन दोनों को एग्जांपल ले रहा हूं, इन दोनों को ले रहा हूं, पहले पहले कैंडिडेट को उठा ले रहा हूं। दिस मॉलिक्यूल, इन दिस मॉलिक्यूल में हाइपर कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है, पहले वाले में ट्रू या फॉल्स? बेहतरीन जवाब। दूसरे मॉलिक्यूल में हाइपर कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है, ट्रू या फॉल्स? अभी देखें ओपिनियन पोल, है वाले हाथ उठाओ और नहीं है वाले हाथ उठाओ। अरे कई एक दूसरे का हाथ देखना भैया, उसने उठा दिया, कैसे उठा दिया? बताओ कितने लोग कह रहे हैं कि इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है? नहीं प्रेजेंट है, हाथ उठाओ, मन की बात को लेके आओ। इसमें एच इफेक्ट है कि नहीं है? कई बच्चों के मन में प्रश्न आएगा सर मेटा पर है और मेटा पर एच इफेक्ट नहीं लगता। मेरे प्रश्न का जवाब देना, मैं चाहूं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकता हूं, लेकिन मैं तुम्हारे कंसेप्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूं, आगे भी काम आएगा जब ESR पढ़ोगे। मैं बात करूं एच इफेक्ट यहां पर भी है, एच इफेक्ट यहां पर। सर क्या मजाक करते हो? अगर एच इफेक्ट तो आपने एच इफेक्ट लगाया क्यों नहीं? अगर एच इफेक्ट है तो आपने क्यों नहीं लगाया? हमने कहा बेटा मेटा पर है, नहीं तो आप तो मैं भी कर रहा हूं, नहीं है। नहीं बेटा मेरी बात पहले ध्यान समझने की कोशिश करो, मुझे पता है कई लोग समझ रहे हैं चीज को। एच इफेक्ट यहां पे भी है, ये अल्फा एच है कि नहीं बेटा? बोलो। कार्बन हाइड्रोजन CH बॉन्ड, CH बॉन्ड इज अल्टरनेट विथ पाई। क्या है बेटा? CH बॉन्ड, CH सिग्मा इज अल्टरनेट विथ पाई। तो क्या यहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन होगा? हाँ, और मैंने आपको बताया था जहां पे CH बॉन्ड होता है उसके अल्टरनेट एटम पर चार्ज डेवलप होता है। तो जब यहां का हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो वहां पे जो चार्ज डेवलप होगा तो क्या यहां डेवलप होगा कि नहीं होगा? अरे बोलो, एडजेसेंट पे नहीं, अल्टरनेट पे। और यहां पर जाते फिर रेजोनेंस करने लग जाएगा। फिर मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, अल्टरनेट एटम पे चार्ज को घुमा ले, तो यहां से चार्ज घूम के यहां पहुंचा कि नहीं पहुंचा, और यहां से पहुंच के यहां पहुंचा कि नहीं पहुंचा। ये जब इसका रेजोनेटिव वो क्या ना हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनाओगे तो आपके चार्ज यहां पर देखने को मिलेंगे। लेकिन नीचे वाले में भी क्या हाइपर कॉन्जुगेशन है? कैसे पता? CH सिग्मा इज अल्टरनेट विद पाई बॉन्ड। आप केवल इतना देखो ना, ये कंडीशंस फॉलो हो जा रही कि नहीं हो रही है? हाँ, तो यहां अल्टरनेट, इसका अल्टरनेट ये बनेगा, तो यहां पे क्या डेवलप हो गया? नेगेटिव चार्ज। अब यहां नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ है तो क्या वो भी अल्टरनेट पे रिंग पे जाएगा कि नहीं जाएगा? तो यहां बनेगा और यहां बनेगा। ये जो चार्ज डेवलप हुआ है, नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ है, ये ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन। तो हाइपर कॉन्जुगेशन तो दोनों में है ना, लेकिन इसके हाइपर कॉन्जुगेशन का इफेक्ट क्या इस केटायन के बगल में पहुंच जा रहा है कि नहीं पहुंच जा रहा है? इसके हाइपर कॉन्जुगेशन का इफेक्ट इस केटायन के एडजेसेंट एटम पर पहुंच जा रहा है, तो क्या इसको स्टेबलाइज कर देगा कि नहीं कर देगा? ये इसको स्टेबलाइज कर देगा। नेगेटिव चार्ज यहां भी जनरेट हुआ है, लेकिन किस 7 जन्म तक वो यहां पर पहुंचे ही घूमता रह जाएगा, लेकिन अजू में कभी आ नहीं पाएगा।
अरे मेरी बात समझ में आया कि नहीं आया? कहने का मतलब है इसका एच इफेक्ट से जो जनरेटेड नेगेटिव चार्ज है वो पहुंच जा रहा है किसके बगल में बोलो? कार्बोकैटायन के बगल में। कहां पहुंच जा रहा है? कार्बोकैटायन में। तो क्या इसको न्यूट्रलाइज कर देगा कि नहीं कर देगा बेटा? लेकिन इससे जनरेटेड नेगेटिव चार्ज कभी भी कार्बोकैटायन के बगल में पहुंच ही नहीं पाएगा, तो कभी इसको स्टेबलाइज थ्रू हाइपर कॉन्जुगेशन कर ही नहीं पाएगा। क्या ये थ्रू हाइपर कॉन्जुगेशन इसको स्टेबलाइज कर दे रहा है? हाँ। क्या ये थ्रू हाइपर कॉन्जुगेशन इसको स्टेबलाइज कर पा रहा है? ना। तो हम बोल सकते हैं इस कैटायन पर, इस CH2 प्लस पर इस CH3 का प्लस H इफेक्ट लग रहा है क्या? हाँ। लेकिन क्या इस CH2 प्लस पे इस CH3 का प्लस H इफेक्ट लग रहा है? ना। क्या मेरी बात क्लियर होगी कि नहीं होगी? हाइपर कॉन्जुगेशन तो दोनों में है। हाइपर कॉन्जुगेशन तो यानी हम बोल सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू दिस ग्रुप इसका H इफेक्ट लग रहा है, विथ रिस्पेक्ट टू दिस ग्रुप इसका H इफेक्ट नहीं रहा। विथ रिस्पेक्ट टू ग्रुप बोल दिया मैंने, क्योंकि जो मेटा बोलते हो, आर्थो बोलते हो, पैरा बोलते हो ना, विथ रिस्पेक्ट टू ग्रुप बोलते हो। अगर हमने ग्रुप को छुपा लिया देन नो आर्थो नो मेटा नो पैरा। ग्रुप को छुपा लिया नो आर्थो नो मेटा नो पैरा। तो हाँ, ये बेंजीन के साथ तो एल्काइल बेंजीन पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? हाइपर कॉन्जुगेशन यहाँ पे भी है, हाइपर कॉन्जुगेशन यहाँ पे भी है। तो आज जो हम चर्चा का विषय आपके सामने लेके आए हैं वो चर्चा का विषय है विथ रिस्पेक्ट टू ग्रुप। क्या है बेटा? विथ रिस्पेक्ट टू ग्रुप। क्या आपको इतनी मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? जब हम कुछ दिनों के बाद आपसे डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और वहां पे जब हम आपसे बात करेंगे कि डियर स्टूडेंट्स यहां पे लगाया OH, यहां लगा दिया CH3, और हम बात करेंगे तो बच्चा जानते हो क्या जवाब देता? और तुम ही लोगों में से जवाब दोगे। याद करें ना आज का डेट, तुम ही लोग जवाब दोगे। कहोगे सर इसका तो प्लस M लगेगा लेकिन ये मेटा पर है, और मेटा पर है तो इसका I इफेक्ट। किसके मेटा पर है? हम ESR में किसकी बात करेंगे? रिंग की बात करेंगे, बेंजीन रिंग की बात करेंगे। ये बेंजीन का मेटा तुम्हें दिखाई देता है? मेटा तो इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में है ना, लेकिन हमारा ESR में फोकस किस पे रहेगा? इस बेंजीन न्यूक्लियस पर रहेगा। और बेंजीन न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन कौन बढ़ा रहा है? तो ये प्लस H से भी बढ़ा रहा है और ये प्लस M से भी बढ़ा रहा है। लेकिन आज का जो मेरा डिस्कशन का पार्ट है वो बेंजीन न्यूक्लियस नहीं है। आज हमारा डिस्कशन का पार्ट क्या है? ये कार्बोकैटायन। आज हम जो बात कर रहे हैं कार्बोकैटायन के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तब हम बात किसके रिस्पेक्ट में करेंगे बेटा बोलो? इस रिंग के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो दोनों का सोचने का एस्पेक्ट क्या होगा? अलग अलग। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अरे हाँ ना, चीजें समझना बेटा। यहाँ पे मैं बहुत समय देता हूँ क्योंकि मैं देखता हूँ यहाँ बच्चे सबसे जल्दी गिरते हैं, बहुत ताजा, उनके दिमाग में बना हुआ है। यहाँ तो पढ़ के निकल भी जाएंगे और यहाँ पे निकल भी जाते हैं और निकाल भी दिया जाता है। और ये सार में साफ सर मेटा, फिर भी तुम तो इतना पढ़ाने बावजूद भी तुम गलती करोगे। ये 5000 साल का एक्सपीरियंस है, इतना समझ में आएगी ना बेटा? चलो साहब, तो यहाँ तक चीजें समझ में आ गई। तो यानी हाइपर कॉन्जुगेशन इस मॉलिक्यूल में भी है, हाइपर कॉन्जुगेशन इस मॉलिक्यूल में भी है, लेकिन हम मेटा बोलते हैं तो विद रिस्पेक्ट टू किसकी बात करते हैं? ग्रुप की बात करते हैं। अब हम इस आगे से हम लोग सीधे क्या करेंगे? इफेक्ट लगाएंगे। इज इट क्लियर? बना लीजिए। समझ में आ रहा है? हाँ चलिए, कितने एग्जाम्पल हो गए? 22। आई साहब, अब एग्जाम्पल आपके सामने आने जा रहे हैं। 23, बहुत मजेदार एग्जाम्पल। जब तक मैं ये बना रहा हूं तब तक आप बना चुके होंगे। ऐसे 6 रिंग बना लीजिए। 1 बेटा, बहुत बेहतरीन प्रश्न आने जा रहे हैं, जल्दी से बनाइए। समझ में आ गया? हाँ चलो डियर स्टूडेंट्स, अब आपने देखा है मास्टर ने पूरी कोशिश करी है, रिस्क लिया है आप लोगों के सामने। जनरली 4 मॉलिक्यूल को कंपेयर किया जाता है, बच्चे भी खुश खुश, लेकिन हमने देखो 4 नहीं लिया है, 6 और 7 मॉलिक्यूल ले लिया। अब इसमें आप देखना, ये तीनों बहुत बेहतरीन प्रश्न हैं। इतने बेहतरीन प्रश्न हैं कि जब आप इसको रिवीजन पैकेज में डाल सकते हो। बहुत प्यारे क्वेश्चन है और एक कंसेप्ट नहीं, मल्टी कंसेप्ट को फॉलो करने वाले हैं। इसलिए आप प्लीज जितने भी लोग लिख रहे हैं तुरंत लिखना बंद कर दें और इन क्वेश्चंस पे फोकस करना शुरू करें। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 23 जो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी की बात कर रही है। सबसे पहले देखना बेटा, ये पैरा पर कुछ ग्रुप लगे हुए हैं
आइए इनकी स्टेबिलिटी की चर्चा करते हैं। तो NH2 का कौन सा इफेक्ट लगेगा? प्लस एम। CHO क्या? माइनस एम। CH3 का, CT3 का प्लस एच, CH3 का प्लस एच, CH3 का यहाँ पे प्लस आई। विथ रिस्पेक्ट टू ग्रुप बात कर रहे हैं मेटा पर, यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं। तो इतना तो समझ में आ गया कि केटायन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा कौन बढ़ाता है? प्लस एम वाला, फिर प्लस एच वाला, फिर प्लस आई वाला। तो एक बात बताओ ध्यान से, ये इसको बोलना 1, इसको बोलना 2, इसको बोलना 3, इसको बोलना 4, इसको बोलना 5 और इसको बोलना 6। 1 2 3 4 5 6, अरे है ना? तो क्या जवाब दे सकते हो? लाओ मैं लिख देता हूं। ये क्या है बेटा? दिस इज द 1 2 3 4 5 और ये क्या हो गया? 6। जता सबसे ज्यादा कौन सा होगा? 1 वाला। बेटी 1 के बाद क्या आएगा? 1 2 3 4 दोनों ही प्लस एच हैं, दोनों ही प्लस एच हैं। तो क्या अब आइसोटोप्स हैं? तो क्या आइसोटोपिक इफेक्ट लग गया? तो यहाँ पे क्या होगा? दिस प्लस एच क्या होगा? इसका मैक्सिमम। लो पहला कंसेप्ट आ गया आइसोटोपिक इफेक्ट। तो 1 के बाद क्या जाएगा बेटा? बोलो 4, 4 के बाद 3, अब 3 के बाद क्या आएगा? 5 प्लस आई 5, 5 के बाद 6 के बाद आगे कि नहीं आ गया? कितना आसान है, आराम से जवाब आता जा रहा है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं। आइए अगले क्वेश्चन के ध्यान सुनना, सुनना ध्यान से। अब कार्बन आयन है, कार्बन आयन की स्टेबिलिटी कौन बढ़ाता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, बोलो ना। तो आइए पहले ग्रुप को पहचानते हैं। NO2 आर्थो पर है, आर्थो पे क्या लगाओगे? माइनस एम। मेटा पर क्या लगाओगे? माइनस आई। पैरा पर क्या लगाओगे? माइनस एम। यहां पर कुछ नहीं। ओमी का क्या लगाओगे? प्लस एम। और एम क्या लगाओगे? प्लस एच। यहां तो कोई डाउट? नो डाउट। ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5 और ये क्या है? 6। अच्छा अब सबसे आगे कौन होगा? अभी 1 और 3 में देखोगे तो 1 में भी क्या लग रहा है? माइनस एम, और 3 में भी लग रहा है माइनस एम। माइनस एम जो है डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता, आर्थो और पैरा पर क्या है? सेम है। तो आप क्या लेके आओगे? अब इंडक्टिव इफेक्ट लेके आओगे। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, किसी ने पूछा है, हाथ उठाओ। बेहतरीन जवाब बेटा। वहां पे जब हमने बात करी थी बेटा, मुझे पता था बेटा, इसीलिए मैंने पढ़ाते समय एक चीज हमने बोल दी थी आपसे। गिवन स्ट्रक्चर में जब एनायन से डायरेक्टली कौन अटैच्ड है? अल्फा एच। ये बोला था मैंने उस समय। तो यहां पर हम एच इफेक्ट नहीं लगाएंगे, ऐसा बोला था। वहां एच इफेक्ट एनायन पे लग रहा है कि रिंग पर लग रहा है? नहीं, यहां एच इफेक्ट एनायन पे लगेगा कि रिंग पर लगेगा? रिंग पर लगेगा ना। और रिंग पर नेगेटिव चार्ज आ गया तो एच इफेक्ट के थ्रू आगे नहीं जाएगा, वो रेजोनेंस के कारण आगे जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? अरे हाँ ना, अच्छा है तुमने प्रश्न पूछा। हाँ कहीं तो कम से कम पिछला कुछ याद है, इससे पता चलता पिछला याद है, बाकी पूछ ही नहीं, उनको कुछ याद ही नहीं है। नहीं सर सब याद है, फालतू क्वेश्चन नहीं है। हाँ लेकिन क्वेश्चन तो दमदार था सर। तो यस सर, हमें समझ में आ गया। हाँ वापस आइए बेटा। तो कहाँ थे? हाँ आई इफेक्ट। तो क्या यहां पर माइनस आई मैक्सिमम होगा और यहां माइनस आई मिनिमम? पैरा पे तो बहुत ही निग्लेजिबल होगा, पैरा पर बहुत ही निग्लेजिबल होगा, दूरी बढ़ गई है। तो बेटा ध्यान सुनना। तो बताओ अब ऑर्डर में कौन होगा सबसे आगे? 1 के बाद क्या आएगा? 3 आएगा। बेहतरीन जब माइनस एम वाले पहले देख ले। 3 के बाद क्या आएगा? फिर माइनस आई वाला एनायन है ना। 2 के बाद क्या आएगा? अच्छा 2 के बाद 4, कोई इफेक्ट नहीं लगा हुआ। फिर क्या आएगा? अच्छा फिर आ जाएगा बेटा 6, और 6 साथ क्या आएगा? 6 आ जाएगा 5। क्या मेरी बात से मैं कितना इजीली तुम लोग खेल रहे हो? क्या मेरी बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है? चलो अब की मजेदार नहीं, महा मजेदार क्वेश्चन है। इतना प्यारा क्वेश्चन है कि मेरे लैपटॉप के बहुत करीब है और रिवीजन का बेस्ट पैकेज है। कैटायन की स्टेबिलिटी। आप पहले ग्रुप के बारे में डिसाइड करो। CHO क्या है? माइनस एम। NH2 क्या है? प्लस एम। OH क्या है? प्लस एम। NHCOCH3 प्लस एम। NHCOCH3 प्लस एम, क्योंकि यहाँ क्या है? लोन पेयर। ये भी क्या है? प्लस एम। Cl क्या लगाओगे? माइनस आई।
क्या लगाओगे? माइनस आई। अरे बोलो, यहां तो कोई डाउट कि नहीं डाउट? एक मिनट, हाँ ठीक है, कुछ नहीं। अच्छा यहां पे क्या लगाओगे बेटा? सुनो सुनो, यहां क्या लगाओगे? माइनस एम। बोलो, और यहां क्या लगाओगे बेटा? बताओ, प्लस एम। बोलो, कोई दिक्कत? चलो सर अब ध्यान से देखना, यहां पे देखो बेटा, ये क्या है? माइनस एम। अच्छा, कैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ाता कौन है? प्लस एम। ये क्या है? दिस इज द 1, दिस इज द 2, दिस इज द 3, दिस इज द 4, दिस इज द 5, दिस इज द 6 और दिस इज द 7। तो बताओ बेटा सबसे आगे, अच्छा प्लस एम वाले बढ़ाएंगे तो 2, 3, 4 और 7, ये सब कौन से हैं? प्लस एम वाले। तो आइए पहले प्लस एम वाले को सुलटा लेते हैं। प्लस एम बताओ मैक्सिमम किस में होगा? हाँ, NH2 का। अच्छा मिनिमम, मैक्सिमम तो तुमने इसका बता दिया, और मिनिमम किसका होगा? 4 का। कैसे पता चला? ये इधर भी, ये इधर भी। इंटरनल रेजोनेंस क्रॉस वाले। तो क्या यहां पर मिनिमम हो गए कि नहीं हो गए? मैक्सिमम मिनिमम बता दिया। तो कितना प्यारा क्वेश्चन बन रहा है। पहले दो को डिसाइड करने के लिए हमने इंटरनल रेजोनेंस और दूसरे वाले रेजोनेंस का सामना कर लिया। अभी भी बचे हुए हैं कौन 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 से? OH और कहा गया? OH और OR। क्या माइनस आई का ऑर्डर तुम्हें पता है? माइनस आई ऑर्डर क्या है? बोलो बोलो। और वहां तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? प्लस एम। तो अगर हम बात करें, यहां पे लिख रहा हूं बेटा, यहां पे लिख रहा हूं आपके सामने, तो अगर हम बात करें प्लस एम की, तो क्या OH वाले का OR वाले से ज्यादा होगा कि नहीं होगा? OH वाले का OR वाले से ज्यादा होगा। चलो साहब अब माइनस एम को निपटा लेते हैं। माइनस एम भी तुम्हें पता है सबसे ज्यादा किसका होता है? NO2, फिर किसका होता है? CN, और फिर किसका होता है? CHO। तो था क्या NO2 का माइनस एम मैक्सिमम होगा कि नहीं होगा? और उसके बाद क्या होगा बेटा? कहा गया? CHO बेटा, ये CHO होगा, इसका माइनस एम क्या होगा बेटा? यहाँ पे मिनिमम, इन दोनों की तुलना में मिनिमम। फिर आई इफेक्ट दिख रहा, सारे हो गए कि नहीं हो गए? चलो ऑर्डर बताओ बेटा, सबसे आगे कौन जाने वाला है? बोलो। कैटायन की स्टेबिलिटी प्लस एम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग बढ़ाएगा, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग घटाएगा। तो सबसे आगे क्या होगा? 2 के बाद, 2 के बाद क्या है? कौन बोला रे? 2 के बाद, अच्छा 2 के बाद ये हो गया, 2 सबसे आगे हो गया, और इसमें सबसे कम कौन होगा? 4। मैं केवल प्लस एम वाली बात कर रहा हूं। 4 सबसे कम हो गया कि नहीं हो गया? अब बच गया OH और OR। तो OH का आगे होता है, फिर OR होता है कि नहीं होता है? तो आ जाएगा 3, फिर आएगा 7। क्या समझ में आ गया? नहीं आया? कितना प्यारा है यार। ये तो पहले हमने प्लस एम वालों को दिखाया है। क्या दिखाया बेटा? प्लस एम वालों। 2 और 4 को, बाकी ये 2, 3, 7 को आगे किया है इंटरनल रेजोनेंस के कारण। इसमें इंटरनल रेजोनेंस था तो 4 सबसे पीछे हो गया, EN के कारण 2 सबसे आगे हो गया, और बच्चे ये 2, तो वो OH और OR से। कोई डाउट? नो डाउट। अब क्या आएगा बेटा बताओ? 5 आएगा। वेरी गुड, 5 वाला आ गया, माइनस आई। इसके बाद 5 के बाद आएगा 1, और 1 के बाद क्या आएगा? कितने लोगों को समझ में आ गया? आसान की बहुत ही आसान। कितना प्यारा क्वेश्चन बन रहा है। लिख लिया बेटा? चलिए, हाँ कौन सा क्वेश्चन हटा दूं? 23 हटा दूं? बेटा जल्दी करो बेटा, बहुत क्वेश्चंस कराने हैं। हमने कहा तुम मुझे टाइम दो, मैं तुम्हें क्वेश्चन दूंगा। सिंपल सी बात है। मैं चाहूं यहीं से नया टॉपिक स्टार्ट कर सकता हूं, लेकिन फिर मन है कि मानता नहीं। इसलिए आपके लिए इतना अच्छा क्वेश्चन फ्रेम किया गया है कि इसमें क्वेश्चन नंबर 25 को देखो ना, मस्त रिवीजन पैकेज है ना? सब कुछ इसमें आ जा रहा है। माइनस एम 2 आ गए, उसमें तुलना, प्लस एम वाले 4 आ गए, उनमें हर में तुलना, हर में, चारों में बिना कंपैरिजन के तुम बढ़ ही नहीं सकते। ठीक है ना? तो ये बहुत प्यारा। फिर CL आ गया, माइनस आई डोमिनेटिंग, हर चीज आ गया इसमें। चलिए डियर स्टूडेंट्स, हाँ क्वेश्चन नंबर 26 बताओ बेटा, OH का कौन सा इफेक्ट लगेगा बेटा? प्लस एम। आर्थो पे है, कौन सा इफेक्ट लगाओगे? प्लस एम। चलो मेटा पर OH आ गया है, क्या लगाओगे? माइनस आई। पैरा पर क्या लगाओगे बेटा? बोलो। प्लस एम। यहां पे प्लस एम से कैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, लेकिन क्या आर्थो और पैरा पर सेम लगता है कि नहीं लगता है? सेम लगता है। तो जवाब क्या होगा बेटा? क्या यहां अब केवल प्लस एम डिसाइड कर पाएगा जवाब?
किसको लाना पड़ेगा? तो क्या यहाँ माइनस आई मैक्सिमम है, यहाँ माइनस आई मिनिमम है? ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, सबसे ज्यादा कौन सा होगा? क्यों रे? क्योंकि माइनस आई क्या होना चाहिए? मिनिमम। निग्लेजिबल है, यहाँ पे पैरा पैर है, तो सबसे आगे होगा 3, 3 के बाद 1 के बाद कौन सा? और 4 के बाद 2। 3 1 4 2, 3 1 4 2। ओके, ओपिनियन पोल, एक ओपिनियन पोल होना चाहिए, बहुत देर हो गया ओपिनियन पोल नहीं हो पाया है। ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है ए, ये है बी। चलो, कितने लोग कह रहे हैं कि आंसर होगा ए सी बी? ए सी बी वाले हाथ उठाओ। ए सी बी, हाथ उठाओ। ए सी बी, अरे ऐसे हाथ उठता है बेटा, ए सी बी, ऐसे उठा हाथ, ए सी बी। चलो, कितने लोग कह रहे होगा सी ए बी? सी ए बी, बी ए सी, ए सी बी, सी बी ए बी सी। जोरदार ताली बजाओ क्लास के लिए। अरे तेज बजाओ बेटा, हिंदुस्तान सुन रहा है। हाँ, अच्छा जवाब दिया आप लोगों ने, कई स्टूडेंट्स ने कई जवाब दिया है, कुछ स्टूडेंट अच्छे भी सुलझ चुके हैं इसमें। सबसे पहले हमने आपको बताया था डबल बॉन्ड पर चार्ज लोकलाइज और डबल बॉन्ड के बाजू में डीलोकलाइज, बोला था ना। ए चार्ज कहाँ नजर आ रहा है? डबल बॉन्ड पर। ये चार्ज कैसा है? लोकलाइज्ड, लोकलाइज्ड, लोकलाइज्ड। और लोकलाइज्ड चार्ज पर एम इफेक्ट नहीं लगता। लोकलाइज चार्ज पर एम इफेक्ट नहीं लगता, वो किस पर लगता है? डीलोकलाइज पर। और अगर एम इफेक्ट नहीं लग रहा है तो कौन सा इफेक्ट लगेगा? आई इफेक्ट। तो इसका जवाब किससे देना है? आई इफेक्ट। तो क्या यहाँ माइनस आई मैक्सिमम है कि नहीं बेटा? यहाँ भी माइनस आई है और यहाँ माइनस आई क्या हो गया? मिनिमम। तो अब इस बार आंसर किसने तय किया है? आई इफेक्ट। सर फिर से समझा दो। हमने कहा अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखना। ये चार्ज कैसा है? लोकलाइज। लेकिन ये चार्ज कैसा है? डीलोकलाइज। और अगर डीलोकलाइज है तो इस पर NO2 को कौन सा इफेक्ट लगेगा? बोलो बोलो बोलो। माइनस एम। यहां माइनस एम, लेकिन यहां क्या लगेगा? माइनस आई। क्या जवाब आ गया कि नहीं आ गया? तो याद रखना, लिख लेना अपने शब्दों में कि लोकलाइज पर एम इफेक्ट हमको नहीं लगाना। अरे बोलो ना, चीजें समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? बोलो है ना। आई साहब, एक और ओपिनियन पोल हो जाए, एक और ओपिनियन पोल हो जाए। चलो हाँ ठीक है। ए अच्छा, आपको ऑर्डर तो पता है ना कि माइनस में NO2 का ज्यादा होता है, फिर CN का, फिर CH2 का, पता है ना। चलो ओपिनियन पोल होगा। ये है ए वाला, ये है बी वाला। कितने लोग कह रहे हैं कि ए वाला इज मोर स्टेबल? ए वाला इज मोर स्टेबल। अरे कोई तो हाथ उठाओ रे। हाँ उठा, वेरी गुड। हम भी आपके सपोर्ट में हैं थोड़ी देर के लिए। ए बी वाला। और ये जनता क्या कर रही है? तुम लोग क्या कर रहे हो? अरे कम से कम दो है यार, अब तो 4 ऑप्शन भी नहीं है, 2 ही में तुक्का मारना है। 50% तो सही होगा। चलो अपने दिल पर हाथ रखो, जो गवाह दे रहा है उसको, सबको इस क्वेश्चन में सभी को टिक करना, चाहे तुक्का हो चाहे कुछ भी हो। चलो कितने लोग कह रहे हैं ए वाला इज मोर स्टेबल? हाथ उठाओ। ए वाला इज मोर स्टेबल, बी वाला इज मोर स्टेबल। ये जो बी वाले जो अभी हाथ उठे ना, इन्होंने देखा ए वालों पे तो किसी ने उठाई नहीं, बी वाले पे आधे ज्यादा उठा चुके थे। अब किधर जाएं? समझदारी तो इसी करती है, सुलटेंगे तो सभी सुलटेंगे। अब भीड़ में सुलटने पता भी नहीं चलता किसको सुलटाया गया। और इकलौते का हाथ उठा दिया तो ऐसा सुलटा के बेइज्जती करी जाएगी, पूछो मत। ये ज्यादा समझदार है, भीड़ के साथ जाओ। तो आंसर है, अच्छा क्या आपको मैंने SIR इफेक्ट पढ़ाया था? ट्राई एंगुलर बल्की ग्रुप। NO2 क्या है? ट्राई एंगुलर बल्की ग्रुप। बोलो। और इसके बाजू में क्या मिथाइल लगा है कि नहीं? एल्काइल ग्रुप है कि नहीं? बोलो। तो लग जाएगा SIR। ये लगाना चाह रहा था -M, लेकिन ड्यू टू SIR घूम गया।
ड्यू टू SIR घूम गया, और घूम जाने से जो इसका M इफेक्ट था वो अब नहीं लगेगा। तो एक ही इफेक्ट लगेगा, वो कौन सा इफेक्ट लगेगा? -I, वो भी थोड़ा सा। CN याद करो, मैंने भी लिखवाया था, कुछ ग्रुप है जहां पे SIR नहीं लगता, FTDH CN, क्या उसमें CN आ गया था कि नहीं आ गया था? हाँ साहब, CN, अरे CN को देखो ना, कैसे लगाओगे SIR? ये देखो, ये है CN, जो तुम्हें लगता है ना वो CN ऐसे ही होता है। मेरे को मत देखो दुबला पतला, इसको देखो, ये है NO2, ऐसे ट्रायंगुलर बल्कि ग्रुप। अड़ोस पड़ोसी कुछ भी आता है तो इसको फर्क तो पड़ता है, घूम जाता है, कहता है घूम जाता है। लेकिन CN निकल जाओ, निकल जा, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। यानी इस पे SIR की नो SIR, यहां SIR लग रहा है, यहां SIR नहीं लग रहा है। और अगर यहां पर SIR नहीं लगेगा तो क्या इस CN का -M लगेगा? -M भी है और -I है, और 9 की स्टेबिलिटी क्या करेगा? बढ़ा दे। ना ना ना, क्वेश्चन में लिखकर थोड़ी ना आएगा डियर स्टूडेंट्स, ऐसे लिख के देगा ना, डियर स्टूडेंट्स NO2 is a triangular bulky group, and when bulky group at ortho position, then it feel SIR and become out of plane of benzene ring. Then what is the split? ऐसे लिख के देगा क्या? वो क्वेश्चन खुद पहचानना पड़ेगा कब कौन सा इफेक्ट लग रहा है। ओके, और साहब चलो इससे बताओ, CH3+ और NH4+ में ज्यादा स्टेबल कौन है? CH3+ और NH4+ में कैसे पता? बेहतरीन जवाब, कंप्लीट ऑक्टेट। क्या अगले क्वेश्चन जवाब दे तैयार हो? क्या लगाओगे? ब्रेड्स रूल। क्या ये ब्रिजहेड कार्बन है? जब तक कोई एक रिंग मिनिमम 8 कार्बन की ना हो जाए तब तक ब्रिजहेड कार्बन पर प्लेनरिटी आ ही नहीं सकती। क्या हम बता चुके हैं? तो बताओ यहां पर ये नॉट पॉसिबल बोले तो डज नॉट नहीं, डज नॉट एग्जिस्ट। यहां पे देखो बेटा, यस ये पॉसिबल और ये भी पॉसिबल। अब जवाब कैसे देंगे? यहां कितने अल्फा एच काम वाले हैं? 3 और 2 5। ये नकारा है, ये नकारा है, तो यहां से पास 5 अल्फा एच काम का आ गया, और यहां पे केवल 1 अल्फा एच। जवाब दो रे, क्या हो जाएगा? ये है A, ये है B, ये है C। आंसर क्या होगा? सबसे आगे B के बाद बना ले। एंजॉय कर रहे हो? अब ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करना तो टाइम तो तुम्हें देना ही पड़ेगा। हाँ, टाइम तो तुम्हें देना ही पड़ेगा, समझ रहे हो ना? पढ़ने वाले बच्चों के लिए संडे मंडे सब बराबर होना चाहिए। और रूपचंद बेटा लिख रहे हो दिल्ली से आगे? बड़ा पोल्यूशन आजकल दिल्ली में। न्यूज़पेपर में खतरनाक है, डेटॉल के साबुन से नहाना ही पड़ेगा। DTC दिल्ली टर्पिनियल क्लोरोजाइलिनॉल। चलो आ जाओ। जितेंद्र कहां चला गया था? आई साहब ध्यान सुना, सिग्मा रेजोनेंस, ध्यान सुना बेटा, सिग्मा रेजोनेंस। सबसे पहले साइक्लोप्रोपेन, इस पे हम चर्चा पहले भी कर चुके थे। साइक्लोप्रोपेन जो हम ऐसा कॉपी पे बनाते हैं, रियल में ऐसा होता ही, क्योंकि बताओ बेटा ये हाइब्रिडाइजेशन कितना है? sp3। बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए? 109 डिग्री 28 मिनट, बट यहां कितना है बेटा? ये 60 डिग्री, यानी हाई एंगल स्ट्रेन। क्या बेटा यहां क्या है? हाई, बोलो रे, यहां क्या हो गया? हाई एंगल स्ट्रेन, बहुत ज्यादा एंगल स्ट्रेन। यानी जो बॉन्ड तुम्हें ऐसे नजर आ रहे हैं वो बॉन्ड ऐसे नजर नहीं आते हैं, थोड़े फूले फूले नजर आते हैं, थोड़े फूले फूले नजर आते हैं। कहते हैं ये देखो, अगर आप देख रहे हो तो यहां पर ये बॉन्ड देखो, क्या कर्व नजर आ रहा है कि नहीं नजर आ रहा है बेटा? कर्व, इतना एंगल स्ट्रेन है कि कर्व नजर आ रहा है।
जब से पैदा हुए तब से यही कह रहे हैं कि हे भगवान मुझे क्यों बना दिया, जब से बना दिया तूने एंगल स्ट्रेन मेरे साथ लगा दिया। और इस एंगल स्ट्रेन में बेचारे परेशान ही रहते हैं हमेशा, एंगल स्ट्रेन, हाई एंगल स्ट्रेन। अब बेल्ट रूल आपने पढ़ा है, बॉन्ड एंगल कम हुआ तो परसेंटेज कैरेक्टर भी कम होगा, परसेंटेज कैरेक्टर कम होगा तो परसेंटेज पी कैरेक्टर बढ़ जाएगा। यानी सिग्मा बॉन्ड जो यहां पर आपको नजर आ रहा है, इस सिग्मा बॉन्ड में परसेंटेज कैरेक्टर क्या हो चुका है, बोलो बोलो, कम। तो क्या बढ़ चुका है, परसेंटेज पी कैरेक्टर। और परसेंटेज पी कैरेक्टर बढ़ने से जो साइक्लोप्रोपेन होता है इसमें सिग्मा बॉन्ड बिहेव्स एज ए पाई बॉन्ड। इसका सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड की तरह बिहेव करता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जब मैं रिएक्शन में मैं आपसे पूछूंगा बताओ बेटा साइक्लोप्रोपेन में, तो आप बोलना सर सिग्मा बॉन्ड बिहेव्स एज ए पाई बॉन्ड। इसलिए पाई बॉन्ड की तरह रिएक्शन शो करते हैं। एल्कीन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करता है, ये भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करेगा। एल्कीन तुम्हारा टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन शो करता है, ये भी Br2CCl4 के साथ टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन शो करेगा। सिग्मा बॉन्ड बिहेव्स एज ए पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड बिहेव्स एज ए पाई बॉन्ड। चलो साहब, तो ये तो हमने थोड़ी सी साइक्लोप्रोपेन के बारे में बता दी। ये जो है साइक्लोप्रोपेन के बाजू में कार्बोकटायन, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज बना दो, इसे बोलते हैं साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकटायन। क्या बोलते हैं, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकटायन, बोलते हैं सीपीएम कटायन। आगे जैसे हम लोग क्या बोलेंगे इसको, सीपीएम कटायन, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकटायन। थोड़ा सा मजेदार अंदाज में इसको पढ़ते हैं। होता क्या है, बस इसको मैंने कहानी ऐसे ही बनाई है, थोड़ा सा सुनना ध्यान से। ये साइक्लोप्रोपेन जब से पैदा हुए हालत खराब, हाई एंगल स्ट्रेन, ऐसे मजेदार बनाने के लिए अपन ऐसा बोल रहे हैं। और इधर कहीं पे पड़े हुए हैं कौन, CS2+, इनकी भी हालत खराब। हालत क्यों खराब, हालत इसलिए खराब क्योंकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इनको भूख लगी है, हमें इलेक्ट्रॉन दे दो। एक करा रहा है हमको इलेक्ट्रॉन दे दो, एक करा रहा है हमारे एंगल स्ट्रेन को रिड्यूस करो। दोनों भगवान को बोल रहे थे कि या खुदा ये भगवान मुझे खाना दे दे, मुझे इलेक्ट्रॉन दे दे। एक कहता है मेरे एंगल स्ट्रेन को रिड्यूस कर दे, और ऐसे भगवान को याद करके जा रहे थे, दोनों में हो गई टक्कर। क्या हो गई, टक्कर। क्या बन गया, सीपीएम कटायन। ये पूछता है भाई तू काहे को रो रहा है, कहता भाई बहुत एंगल स्ट्रेन है, काश ये रिड्यूस हो जाता। कहता मैं तेरी मदद करूंगा दोस्त, मैं तेरी मदद करूंगा। तो कहता ले तू काहे को रो रहा था, तो भूख लगा है, कहता मैं तेरे को खाना दूंगा, तू क्या मेरा एंगल स्ट्रेन रिड्यूस कर देगा। कहता हाँ, दोनों एक दूसरे की रिक्वायरमेंट को पूरा करने आ रहे हैं। अरे है ना, एक का एंगल स्ट्रेन रिड्यूस हो रहा है और एक के, बेटा मजेदार, थोड़ा सा चीजें समझ में आएंगी। एक का एंगल स्ट्रेन रिड्यूस हो रहा है और एक क्या हो रहा है बेटा, क्या होगा, बोलो बोलो बोलो, क्या रहा, हाँ खाना। अब देखो बेटा, दोनों एक दूसरे की प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं और सिस्टम में खतरनाक स्टेबिलिटी बढ़ेगी। मैंने अपने रफ लैंग्वेज से समझाया है जो कि तुम्हें बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या चीजें समझ में आती हैं कि ये जो आपके सामने सिग्मा बॉन्ड नजर आ रहा है, ये देखो, ये बॉन्ड फूले हुए हैं कि नहीं बेटा, बोलो, ये फूले, टूटने को क्या है, तैयार। यहाँ पे तुम्हें क्या नजर आ रहा है, क्या वैकेंट पी ऑर्बिटल, अरे बोलो, ये सिग्मा बॉन्ड पोलराइज हो गया, टूट गया। ये सिग्मा बॉन्ड देखा जाए तो ये इसी के अंदर धंसे हुए होते हैं, किसके, पी ऑर्बिटल में। सिग्मा बॉन्ड का वैकेंट पी ऑर्बिटल के साथ कॉन्जुगेशन कहीं पढ़ा है, ओहो, हाइपर कॉन्जुगेशन, इट इज ए टाइप ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। हाँ, इससे पहले जो हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ा था वो किसका पढ़ा, CH बॉन्ड का। सर इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हो CC बॉन्ड में भी हाइपर कॉन्जुगेशन होता है। हाँ, CC बॉन्ड में भी हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, इसलिए तो इसका नाम क्या गया है बेटा, बोलो, सिग्मा रेजोनेंस। क्या क्या है, सिग्मा रेजोनेंस। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बेटा, सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस कर रहा, सिग्मा रेजोनेंस या सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस, मेरी बात समझ में आया। तो बेटा ये तो फिर ऐसे भी तो जा सकता है कि नहीं जा सकता है। जब ये वाला CC बॉन्ड, ये वाला CC बॉन्ड टूट गया तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया, और पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया तो यहाँ पे क्या बन गया, डबल बॉन्ड। जब ये वाला टूट जाएगा तो बेटा कहता हूं यहाँ पे तो एंगल स्ट्रेन रिड्यूस हो रहा है कि नहीं हो रहा बेटा, यहाँ बन गया डबल बॉन्ड। अगर आप इसका हाइब्रिड बनाते हो, क्या बनाते हो बेटा, हाइब्रिड। इसका आपने अगर हाइब्रिड बनाया तो क्या पाया, ये देखो बॉन्ड नहीं टूटा है,
ये बॉन्ड टूटा था, बोलो, तो हमने पार्शियल बना दिया। यहाँ पे क्या है, CH2 पार्शियल बना दिया, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव। क्या ये बना कि नहीं बन गया? इस तरह से आपके सामने ये इसका हाइब्रिड का फॉर्मेशन हो गया। ज़्यादा डिटेल में पहली बात तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये NCERT में नहीं दिया गया है। दूसरा ये बताना चाहता हूँ कि आज तक नीट में नहीं आया है। तीसरा ये बताना चाहता हूँ इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर क्यों बता रहे हो? इसलिए ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं। बताने के तो यहाँ पे भी बताए जाते हैं, बुक्स में देखोगे कि ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाता है, या ये क्या नाम है इसका, इससे इससे, और 4 मेंबर रिंग में पढ़ोगे तो उसमें परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन भी दे रखा है। वो सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, पढ़ने की कोशिश भी नहीं करना, क्योंकि अगर मैंने कॉपी में लिखा दिया तो तुम उसको रटना शुरू कर दोगे। इससे अच्छा कॉपी में ही ना रहे, आप ये काम का नहीं है। इज इट क्लियर? बस इतना याद रखना कि एंगल स्ट्रेन लार्जली डिक्रीज, हेंस मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, हेंस स्टेबिलिटी इज लार्जली इंक्रीज्ड। इसे हम एक तरह से बनाना बॉन्डिंग के नाम से भी जानते हैं। ज्यादा इसके बारे में हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे। ये जो आपके सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, धसे रहते हैं किसमें? पी इलेक्ट्रॉन का पाई बॉन्ड में। किधर है? बैक एंड पी ऑर्बिटल में, बैक एंड पाई बॉन्ड, बहुत सा बैक एंड पी ऑर्बिटल में। ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, किसमें होते हैं बेटा? बैक एंड पी ऑर्बिटल में धसे रहते हैं, और स्टेबिलिटी क्या हो, खतरनाक बढ़ जाती है। तो अब क्वेश्चन कैसे है, ध्यान सुनना। नीचे क्वेश्चन दे रखा है, यानी ये इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है। बोलो, ये क्या है आपका? सीपीएम केटायन, और इसकी स्टेबिलिटी इतनी ज्यादा है कि ये बेंजाइल केटायन से भी ज्यादा स्टेबल होता है। अब बेंजाइल वाला तो एलाइल कार्बोकेटायन से ज्यादा स्टेबल होता है, और जितनी ज्यादा रिंग बढ़ती जाएगी स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया? दिस इज द, लिख लो। हाँ, कैसे कुछ बच्चों ने भी धीरे से बोल दिया, सर इसको डांसिंग रेजोनेंस के नाम से भी बोलते हैं। तो बेटा डांसिंग रेजोनेंस कोई एक ऑथेंटिक वर्ड नहीं है, किताबों में नहीं लिखा है, समझ में आया? कोई ऑथेंटिक वर्ड नहीं है। लेकिन अगर आपको डांसिंग रेजोनेंस बोलने से ये तुम्हारे मस्तिष्क पटल पे चित्र बन जाता है, तो डांसिंग रेजोनेंस तुम कॉपी में लिख सकते हो। चीजें समझ में आनी चाहिए, चाहे किसी वर्ड से, लेकिन इसको हम लोग बोले सिग्मा रेजोनेंस। क्या मेरी बात समझ में आया कि नहीं आया? आगे आ जाए। आइए एक क्वेश्चन करते हैं, बहुत प्यारा बेहतरीन क्वेश्चन है। हटा दो बेटा। तो इंसाइक्लोप्रोपेन सिग्मा बॉन्ड बिहेव्स एज ए पाई बॉन्ड। इंसाइक्लोप्रोपेन सिग्मा बॉन्ड बिहेव्स एज ए पाई बॉन्ड। हटा रहा हूं इसको। अब एक क्वेश्चन आया है नीट का, नीट यूजी 2018 का, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करते हैं। आज हम एनसीईआरटी में होमवर्क भी देंगे आप सभी को, ठीक है? चलिए लिखिए, क्वेश्चन के फॉर्म में लिखेंगे, और जो मैंने पढ़ा रखा है ना उस बेसिस पे सॉल्व करोगे, बहुत आसानी से जवाब आ जाएगा। कितने एग्जाम्पल हो गए हैं? 32। इसको क्वेश्चन नंबर 33 डाल सकते हो। चलो बेटा सुनना, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल। अब सबसे पहले, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान समझना। ये आपके सामने में बना के लाया था, आप चाहो तो इसको देख सकते हो, लाइक दिस। ये देखो, दिख रहा है नहीं दिख रहा बेटा? ये बॉन्ड क्या होगा बेटा, बोलो? नजर आ रहा है नहीं नजर आ रहा है? ये बॉन्ड ब्रेक होगा और इसे क्या हो जाएगा, ओवरलैप हो जाएगा। ये इसी में क्या होता है, धस्से टाइप के रहते हैं, सिग्मा बॉन्ड है, बोलो है ना? या इधर से, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ क्या। और एक बात याद रखना, सीपीएम केटायन ये है, सीपीएम केटायन ये नहीं है, ये सीपीएम केटायन नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं है बेटा? वो तब होगा जब बगल में CH2 पे पॉजिटिव चार्ज। बच्चे उसको भी समझने लग जाते हैं, इसलिए गलती करने की कोशिश मत करना। क्या हुआ, आगे बढ़ जाए। अब मेरे क्वेश्चन का जवाब देना। हमने आपको बताया था, ये कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी की बात कर रहा है। NO2 कौन सा ग्रुप है? -M। रेजोनेंस में है बेटा, देखो ये क्या है, -M, 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 और ये क्या है, -M। और हमने एक कंसेप्ट पढ़ा है कि अगर CH2 के बगल में कोई ग्रुप कौन सा आ जाए, CH2 पॉजिटिव के बगल में -M, तो ये क्या होता है बेटा, बोलो? हाईली अनस्टेबल। तो जहां -M के बगल में CH2, -M के बगल में अगर जहां पे पॉजिटिव चार्ज नजर आ रहा है, सीधे उसको कट कर दो। कौन कौन सा ऑप्शन देखते ही कट करने वाले हो? सेकंड साफ हो गया, फोर्थ साफ हो गया, 2 साफ हो चुके हैं। अब 1 या 3 में से कोई एक आंसर होना चाहिए।
अब हमने आपको ट्रिक भी बताया था कि ये पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस में है कि नहीं बेटा, और अगर इसका आप रेजोनेंस हाइब्रिड बनाओगे तो कहां, एडजेसेंट पे कि अल्टरनेट पे, अल्टरनेट, यानी ये पॉजिटिव चार्ज क्या यहां पर जाएगा कि नहीं रेजोनेंस करके, और जैसे गया साफ, NO2 के बाजू में जैसे साफ, अरे रियल में रहता ही है बेटा, ये तो मैंने बनाया है ना, अगर रेजोनेंस हाइब्रिड करोगे तो अपन रहेगा ही उस पे पार्शियल पॉजिटिव, लेकिन यहां पे देखोगे तो क्या ये यहां जाएगा और फिर यहां आएगा कि नहीं आएगा, अल्टरनेट पे, ये कभी NO2 के बगल में जा ही नहीं सकता, तो यानी आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। कितना आसान है, सिंपल से जवाब देना है, यानी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या है, सीधे अपन ने अपने ट्रिक से जवाब देंगे, अगर यहां पहुंच जाता तो क्या हो जाता, अनस्टेबल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इस तरह से जवाब देना है। उसने -m ग्रुप लगा के दे दिया, हम एग्जाम में +m ग्रुप लगा के दे देंगे, +m ग्रुप में क्या होगा, बगल में आने पे स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है, बना लीजिए, इसको हटा दो, देर से जगता है बेचारा, कहता है अभी कह रहा है इसको हटा दो, करा नहीं, जब हटा दिया करा नो सर, चुन चुन कर आए हैं, बगल वाले से बोलता है जगा देना भाई जब मास्टर अपन इसीलिए आते ही हैं। वेरियस इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट एट आर्थोमेटा पैरा पोजीशन। तो सुनो बेटा, अब हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं उसमें इन सब की बहुत जरूरत पड़ने वाली है। ये कोई ग्रुप जी है, आर्थो पर डाइवर्सिटी सबसे ज्यादा होती है, इकोलॉजी शुरू होने वाला है, हाँ कल इकोलॉजी स्टार्ट हो जाएगी, हाँ अब आपको समझ में आ जाएगा। हाँ वापस आओ, तो वेरियस इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट एट आर्थोमेटा पैरा पोजीशन, आर्थो पर डाइवर्सिटी सबसे ज्यादा होगी, मतलब आर्थो पर आपको बहुत ज्यादा सोचना पड़ेगा। आर्थो पर आपको +m के बारे में भी सोचना है, -m के बारे में भी सोचना है, +h के बारे में भी सोचना है, -h के भी बारे में सोचना है, +i के बारे में भी सोचना है, -i के बारे में भी सोचना है। हाँ सोचना ही सोचना है, अभी भी नहीं रुकना है। आपको यहां पर आर्थो इफेक्ट के बारे में भी सोचना है, आर्थो इफेक्ट के बारे में भी सोचना है, आएगा आएगा। एक किस फॉर्म में लिख दिया SIR और एक किस फॉर्म में लिख दिया SIP, SIR और SIP। SIR हम डिस्कस कर चुके हैं, SIP आगे आएगा। अरे खाली यही नहीं भैया, H बॉन्डिंग के बारे में भी सोचना है, और यहां पर कौन सी IMH इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग। इतने सारे डाइवर्सिटी आपको कहां नजर आ रहे हैं बेटा, बोलो। मेटा मस्त है, कहता ज्यादा ना सोचो, केवल +i और -i विद रिस्पेक्ट टू ग्रुप। पैरा की बात करें तो जनरली जो हम लोग जो यूज करने वाले हैं +m -m +h -h और +i -i, ये तो बहुत ही निग्लेजिबल लगता है। समझ में आया कि नहीं आया, यानी डाइवर्सिटी सबसे ज्यादा आपको कहां नजर आ रही है, आर्थो पर। कहां नजर आ रही है बेटा, अर्थ। क्या आपको इतनी मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही? अभी मैंने आपको भले ही इतने सारे स्टेबिलिटी के क्वेश्चंस करा दिए हैं, लेकिन कुछ मैंने अभी छोड़ रखे हैं कुछ पर्टिकुलर पॉइंट के साथ। जैसे मैंने आपको बोला था कि फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी जो है वो +m से भी बढ़ाई जा सकती है और -m से, या +r से भी बढ़ाई जा सकती है और -r से। अरे है ना, तो हम वो एग्जांपल लेके आएंगे आपके सामने एक पर्टिकुलर टाइम पे कि कब +m और -m है, और क्या -m वाला +m से ज्यादा स्टेबलाइज कर सकता है। हाँ वो भी हम आपको बताएंगे। क्या मेरी बात समझ में आई? तो अभी तो हम लोग क्या है, पहले ये बेसिक वाली सारी चीजें कंप्लीट कर लें, फिर वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाली एक साथ सब करेंगे। हो सकता अभी कुछ कैटायन की स्टेबिलिटी, एनायन की स्टेबिलिटी बाकी है, मैंने जानबूझकर अभी रोक रखा है। लास्ट में सब मिक्स कराएंगे, कुछ एसिडिक स्ट्रेंथ भी, कैटायनिक एनायनिक सब। अरे बोलो, इसको लिख दिया। अब इसके बाद जो हम लोग स्टार्ट करेंगे दैट इज क्या है, एसिडिक स्ट्रेंथ। हाँ वेलकम बेटा। तो हेडिंग डालें, एसिडिक स्ट्रेंथ प्रोपोर्शनल टू क्या होगा बेटा, हम बता चुके हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। बात इस पे हम लोग चर्चा पूरा कर चुके हैं। मतलब
माइनस एम माइनस एच माइनस आई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, यानी प्लस एम प्लस एच और प्लस आई, और प्रोपोर्शनल टू क्या, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, जो कि क्या होता है, एक एनायन। बाकी पीएच क्या है, के क्या है, पीके क्या है, इन सब पे हम लोग चर्चा ऑलरेडी पहले कर चुके हैं, डिटेल में कर चुके हैं। जब इंडक्टिव फील्ड पढ़ाया था मैंने कहा था बाद में नहीं बोलूंगा ज्यादा इस पे। क्या तुम्हें याद है? हाँ तुम्हें याद है। चलिए साहब, अब आप अपना होमवर्क नोट करिए। होमवर्क की बात करें तो बेटा यहां लिख रहा हूं, NCERT क्लास 11th पार्ट 2। यहां पर हम आपसे पहले डिस्कस कर चुके थे और टेस्ट में क्वेश्चंस भी उस पर आ चुके हैं कि आप क्या क्या पढ़ चुके हो। इसमें से 12.7 हो चुका है, ठीक है। 12.7.1 भी हो चुका है, 12.7.2 भी हो चुका है। इसके ये सारी चीजें हमने आपको बता रखी थी। अच्छा, इसमें जो प्रॉब्लम्स लिखे हैं उनको भी आप सॉल्व करेंगे। इसके अलावा जो अब आपको पढ़ना है सारी की सारी चीजें बेटा ध्यान सुनना। 12.7.3 इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट इन, इस पर भी चर्चा हो चुकी है। 12.7.3 भी कर चुके हैं। 12.7.4 ये भी आप पढ़ चुके हो, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन कोवेलेंट बॉन्ड। अच्छा, ये सबको रीडिंग लगा देना आराम से, वापस से पढ़ना। चलो 12.7.5 इंडक्टिव इफेक्ट, 12.7.6 रेजोनेंस इफेक्ट। बीच में जो आ रहे हैं उन सबको क्या करना है, क्वेश्चंस भी सॉल्व करना है आपको। 12.7.7 रेजोनेंस इफेक्ट, ठीक है। 12.7.6 था रेजोनेंस स्ट्रक्चर एंड 12.7.7 है रेजोनेंस इफेक्ट। इसके बाद 12.7.8 नहीं करना है आपको, अभी इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है। 12.7.9 ये है आपका हाइपर कॉन्जुगेशन, जो कि हमने आपको डिटेल में ये चीज एक्सप्लेन कर दिया है। मतलब अगर एग्जामिनर को दे दिया जाए कि एनसीईआरटी दे दिया जाए ना, और कह दिया जाए कि एनसीईआरटी बिना खोले ही, एनसीईआरटी को बिना ओपन किए ही क्या करो, एक क्वेश्चन बना दो, तो वो सीधे क्या करेगा बेटा, ध्यान सुनना, वो सीधे फ्रंट कवर से ही ये क्वेश्चन बना देगा, जो कि हाइपर कॉन्जुगेशन का यहां बना हुआ है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम कार्बोकैटायन का, समझ में आया कि नहीं आया? CH सिग्मा फील्ड विथ वैकेंट PZ या वैकेंट p ऑर्बिटल ओवरलैपिंग। तो ये NCERT जो आपके सामने है बेटा, ध्यान सुनना, इतना का सारा अब आप कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। और करना क्या है, जब आप NCERT पढ़ रहे हो तो कुछ अगर चीजें अच्छी लग जाएं या कुछ ऐसा लैंग्वेज हो जो तुमको पसंद आ जाए, तो उसको अपनी कॉपी में डब्बा बनाकर NCERT कॉर्नर जरूर बना लें। अरे है ना? तो अगली क्लास में हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ पर पूरा क्लास डेडिकेटेड रहेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ, और फिर उसके बाद पढ़ेंगे बेसिक स्ट्रेंथ। विश यू ऑल द बेस्ट। मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, पढ़ाई में हमेशा व्यस्त रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।